हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लास 10 का, जिसमें हम लोग पादपों में परिवहन हम लोग देखेंगे। जैव प्रक्रम का चैप्टर नंबर जो है हिंदी मीडियम जैव प्रक्रम, उसका हम लोग 2 टॉपिक देख चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं पादपों में परिवहन देखेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा, परिवहन हम पहले ऑलरेडी बता चुके। परिवहन का मतलब होता है कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ पर आ रहा है, जब पादप का बात आ रहा है तो हमारा सेम वही कंसेप्ट है। पादप में क्या है, हमारे सामान के रूप में क्या है, हमारे खनिज लवण है, जल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और दूसरा में क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस से, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियों में जो खाना बनता है उसको पूरा पौधे के हर भाग में पहुंचाना है। यही हम लोग पादप में परिवहन देखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग परिवहन का बात करते हैं तो एक चीज बताओ आप लोग कि जैसे आपको मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर, या फिर आपको 1 किलोमीटर से भी कम कहो, कि जैसे कि आपको अपना ही घर में एक घर से, एक रूम से दूसरे रूम अगर सामान पहुंचाना, तो क्या आप बाइक का यूज करते हो? नहीं। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने से सामान उठाए, अपने से हाथ से उठा के दूसरा रूम में ले जाते हैं। लेकिन अगर वही सामान को अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर ले जाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको हाथ में लेके नहीं जा सकते, बहुत कम ले जा सकते हैं। भारी सामान रहता है, तो अगर थोड़ा हैवी सामान है, भारी सामान है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाइक वगैरह से ले जाते हैं। लेकिन अगर वही सामान को अगर हम लोग को 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर लेना हो तो हम लोग बाइक का यूज नहीं करते, हम लोग फिर 4 व्हीलर यूज करते हैं। फिर अगर वो 500 किलोमीटर हो तो ट्रेन का यूज करते हैं। और वो अगर इंटरनेशनल हो, मतलब एक नेशन से दूसरा नेशन जाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन का यूज करते हैं। सेम थिंग्स यहाँ पर प्लांट्स में भी है। जैसे कि अगर परिवहन करता है हमारा, खनिज लवण करता है, जल करता है पौधों में, तो पौधों भी हम लोग जानते हैं कि अलग अलग शेप साइज के पौधे होते हैं। कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई मीडियम साइज के होते हैं, और कोई लंबे होते हैं। तो हम सारे पौधों में एक जैसा परिवहन की व्यवस्था सही नहीं हो सकता, या सारे पौधों में, छोटा बड़ा और मीडियम साइज में, हर पौधों में हम सोचेंगे परिवहन के एक ही व्यवस्था से काम चले, तो ये संभव नहीं है। तो कैसे संभव है, तो वही चीज अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात आता है, हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे पौधों के बारे में कहते हैं। जैसे कि हमारा काई हो गया, ये भी छोटा पौधा है। घास, छोटा घास हो गया, छोटा सा घास हो गया, काई हो गया, ग्रासेस हो गए। इसमें कैसे जाते हैं हमारे जल और खनिज लवण, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रास हो गया, घास कहो, घास, छोटे पौधे छोटे पौधे में क्या होते हैं, विसरण से, कैसे, विसरण विधि के द्वारा उसके मृदा से, मतलब मिट्टी से उसके जड़ों तक, और फिर जड़ों से उसके अलग अलग पार्ट्स से जाते हैं। कौन सा विधि से, तो विसरण से। कौन सा विधि, उसका नाम है विसरण विधि। विसरण प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे पौधों में, घास में या काई में, या उससे थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा में, तो उसमें विसरण विधि के द्वारा हमारा जल प्लस खनिज लवण है, वो विसरण विधि के द्वारा उसके हर पार्ट पर जाता है। अब बात आती है कि आखिर ये विसरण है क्या, विसरण प्रक्रिया क्या है। तो इसको आप ऐसे एकदम बहुत इजीली समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लैब में। जैसे आप लोग दीपक जलाते हो दीपावली में, तो हम लोग जिसमें बाती रहता है, तो बाती का सबसे आगे वाले पार्ट में हम लोग उसको माचिस से जलाते हैं। तेल और बाती जो दूसरा भाग होता है
जिसको हम लोग जड़ कह सकते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो कहाँ होता है, तेल में डला हुआ रहता है और उसके बीच का पार्ट जलता नहीं है, लेकिन जो आगे आगे जलते रहता है यानी तेल जलते रहता है और तेल उसका जो दूसरा जो पार्ट है मतलब पीछे वाला भाग से तेल खिंचाते रहता है बाती से और जाके वो जलते रहता है। तो जो तेल जो उसका पीछे से मतलब पूंछ से लेकर उसका मुंह फेस तक जो गया बाती का, वो कैसे गया, विसरण से, मतलब कि एक दूसरे का कांटेक्ट में आने से जब सैचुरेशन में पहुंचता है तो एक दूसरे को गीला करता है, फिर दूसरा तीसरा गीला करता है, इस तरह से हमारा विसरण प्रक्रिया होता है। जैसे कि सपोज कर लो कि एक पेज किसी का गीला है, गीला पेज है, उसके ऊपर में या कोई कॉपी है सूखी हुई कॉपी, उसके ऊपर में आप गीला सामान रख दो, देखना धीरे धीरे कॉपी भी क्या होगा, गीला होने लगेगा, उसका पेज गीला होने लगेगा। तो वो भी क्या है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही है। विसरण प्रक्रिया में वही होता है कि सेल में क्या होता है, जो सेल में जो होते हैं विसरण प्रक्रिया में क्या होते हैं, जैसे कि सेल है, एक सेल यहाँ है, इसका टच में दूसरा सेल है, इसका टच में तीसरा सेल है ना। तो अगर इस सेल में, हिंदी में इसको हम लोग सेल को कोशिका, इस कोशिका में अगर पानी भरा हुआ है तो इस, और जबकि इसमें कम है, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है, तो क्या होता है हमारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होने लगता है, पानी मूव करता है। यहाँ पर पानी कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर बनाने के लिए यहाँ से धीरे धीरे पानी क्या होने लगता है, डिफ्यूज करने लगता है। इंग्लिश में इसको डिफ्यूजन करते हैं, हिंदी में कहते हैं विसरण। यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसी तरह हमारा पानी क्या होता है, छोटे छोटे पौधों में विसरण विधि के द्वारा उसके पौधों के अलग अलग भागों में जाता है। ये हो गया छोटे पौधों में। वही लिखा हुआ, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों, तो मृदा के संपर्क वाले अंग क्या हो गए, जड़ अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त भाग, क्लोरोफिल युक्त भाग मतलब क्या हो गया, पत्तियां, क्लोरोफिल युक्त मतलब हो गया पत्तियां, क्लोरोफिल युक्त अंगों वाली दूरी कम हो तो पत्तियों में कच्ची सामग्री में जैसा पादप शरीर के सभी भागों में विस्तृत हो जाती है। तो कच्ची सामग्री यहाँ पर जल और खनिज लवण है, तो क्या होता है, विसरण के द्वारा विस्तृत हो जाती है, अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाती है। कब, जब अंगों की दूरी क्या होनी चाहिए, कम, दूरी क्या होनी चाहिए, कम होगा। दूरी कम किसमें होते हैं, छोटे छोटे पौधे। मैं इसको लिख दिया हूँ इसलिए ताकि आप इसको एज ए नोट्स के जैसा लिख सकते हैं। यदि सेकेंड पॉइंट, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरियां बढ़ जाती है तो विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की जरूरत होती है। विसरण क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता। क्या नहीं होता, पर्याप्त। कब नहीं होता, जब दूरियां बढ़ जाती है। दूरियां क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो दूरियां कब बढ़ेगा, जब हमारा पौधे की साइज बड़ा हो जाएगा। जब बड़े पौधे की बात हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अब घास की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर बड़े पौधों की बात आ रही है। बड़े पौधों में जैसे कि गुलाब का पौधा है ना, या मतलब कि बड़े बड़े भी पेड़ कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं, गुलाब का पौधा हो गया, फूल हो गया, झाड़ियाँ हो गई, इस तरह के पौधों में हमारा विसरण से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि मृदा, मिट्टी संपर्क वाले भाग, मिट्टी संपर्क वाले अंग मतलब कि जड़ तथा क्लोरोफिल मतलब उसकी पत्तियां तक की दूरियां बढ़ जाती है। उस समय हमारा विसरण काम नहीं करेगा, मतलब उसमें भी विसरण काम करता है, लेकिन उसमें प्रोसेस इतना स्लो हो जाएगा कि फिर आपका पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए एक स्पेशल वर्किंग फंक्शन है, वर्किंग मटेरियल है, पार्ट है, भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या यूज करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो उस तरह के पौधे में हम लोग एक इकाई है जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम की मदद से हमारा खनिज लवण और जल
पौधे के विभिन्न भागों मतलब मेन यहाँ पर पत्तियों की बात हो रही है, पत्तियों की बात हो रही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारा पत्तियों में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में होती है, तो यहाँ पत्तियों में ही पहुँचने का बात आ रहा है। तो पत्तियों में जो पहुँचाने का जो काम कर रहा है वो करता है जाइलम। फ्लोएम आपका प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर विभिन्न भागों में पहुँचाने का, तो ये जाइलम से हमारा क्या हो रहा है, जड़ से होकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर एक चीज है, पादप में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ पर बात आ रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग मूव करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, कोई काम करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे चलते फिरते नहीं, इसलिए उनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए एक प्रक्रिया के द्वारा बहुत कम ही एनर्जी में उनका काम चल जाता है। लेकिन वही हम बात कहना चाह रहे थे कि जो मीडियम साइज के जो पौधे हैं उनके लिए हमको क्या जरूरत होती है, जाइलम। बड़े साइज के लिए भी जरूरत होता है, लेकिन उसमें फिर बड़ों साइज में भी फिर जाइलम को छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा भी जरूरत होता है। क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जाइलम का जरूरत होता है। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है, यहाँ लिखता हूँ जाइलम का जो काम है जड़ों से जल प्लस खनिज को, जड़ों से जल प्लस खनिज को लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यही हमारा जाइलम का काम है। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मेरा एक कहने का ये तरीका है कि आप लोग अपना नाम भूल जाओ, लेकिन दो वर्ड इसमें कभी नहीं भूलना, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का काम। जाइलम का काम मात्र मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनो। जाइलम का सिर्फ एक काम है और एक लाइन में याद रखना है। जाइलम का काम है जड़ों से, पौधों के जड़ों से जल तथा, जाइलम का काम पौधों के जड़ों से जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों, विशेषकर यहाँ पर पत्तियों का बात आ रहा है, पत्तियों तक पहुँचाने के जो काम करता है वो जाइलम का है। अब बात आती है जाइलम क्या है। तो जाइलम को समझने के लिए हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कोशिका के विभिन्न कार्य के बारे में, अलग अलग कोशिका के बारे में, इसलिए वहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट सिर्फ बता दे रहा हूँ कि जाइलम एक नाली जैसा काम करता है, नली, पाइप, जो हम लोग चूसते नहीं, स्ट्रॉ जिसको कहते हैं, बस उस तरह का फंक्शन करता है। आपने कभी ध्यान दिए होंगे बिहार, झारखंड, यूपी वाले, मतलब हम पूरा भारत को कह सकते हैं, जो या फिर वो हर बच्चे जो कभी दातुन से मुंह धोए होंगे, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो। अगर दातुन से मुंह कभी धोते रहिएगा, देखिएगा आप इधर से चिबाओगे, धीरे धीरे क्या होता है कि दातुन का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा एंड है, दूसरी छोर है, वो भींग जाता है। और ज़्यादा देर तक अगर चिबाते रहोगे तो इधर से पानी की बूंदें भी आने लगती हैं। आप तो धो रहे थे इधर, लेकिन यहाँ से कैसे आया, तो यहाँ से जो आपका मुंह में जो वाटर है वो अंदर से रिश्ता हुआ, जाइलम के थ्रू रिश्ता हुआ, दूसरे पार्ट में पहुँच जा रहा, मतलब दूसरे कोना में पहुँच जा रहा है। यानी कि उसके अंदर में एक पाइप नली है, जिसको हम जिसका नाम है हमारा जाइलम। क्या नाम है, जाइलम। और वही जाइलम के थ्रू फिर वो क्या होता है, भींग जाता है। सेम वर्क यहीं पर। तो जाइलम का काम क्या है कि जड़ों से जल तक खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, एक काम करता है जाइलम। कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, कि आखिर जो जाइलम में पहुंचाता है, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए उसको ताकत कौन देता है, फोर्स कौन लगाता है, और कैसे लगाता है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, जल का परिवहन,
जड़ तथा मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर होता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। देखिए जैसे ये रूट है, ये पौधे का जड़ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें पानी इंटर कैसे करता है, समझते हैं, आराम से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जो रूट होते हैं, जड़ के होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे खनिज लवण को अब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं बहुत तेजी से, जिसको हम लोग आयन भी कह रहे हैं। ये आयन को खींचते हैं, और जब आयन खींचते हैं तो ये जड़ों में आयन बहुत मात्रा में हो जाता है, और जबकि मृदा में कम होता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कि दोनों तरफ आयन की सांद्रता को मेंटेन करने, देखिए लिख रहा है ना, आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रण में अंतर होता है, और इस सांद्रण के अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल में प्रवेश करता है। अब अंदर में आयन ज्यादा हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए पानी क्या होता है, रूट क्या होता है, उसको ऑब्जॉर्व करता है वाटर। कहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, तो मृदा से, मिट्टी से ऑब्जॉर्व करता है। तो इसके थ्रू, रूट के थ्रू, इसके थ्रू सॉइल से, मतलब मिट्टी से जल हमारा रूट में जाता है। जब रूट में चला गया फिर देखते क्या होता है, जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। और वो जब हमारा जड़ में पानी चल गया तो जड़ का जाइलम में गया, और जड़ का जब जाइलम में जाता है तो एक स्तंभ बनाता है, पानी का स्तंभ बनाता है, कॉलम बनता है, वही फिर उसको पुश करता है, धकेलता है, जिसके थ्रू, जाइलम के थ्रू वो पेड़ के अलग अलग भागों में जल और खनिज लवण पहुंचता है। जल की रंध्र द्वारा हानि होती है। अब देखिए यहाँ तक ए हो गया आपका, धकेला जाता है, यहाँ तक जो पॉइंट आपका बन रहा है वो मध्यम आकार के, किसके लिए, मध्यम आकार के पौधों के लिए तो सेटिस्फाइड कर गया, चलिए वहां तक पौधों के लिए जल पहुंच गए। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर पेड़ पौधे, अगर हमारे पौधे पेड़ अगर बहुत ऊंचे ऊंचे हों, जैसे कि बरगद, यूकलिप्टस, तो इन ये सब जो पौधे, मतलब पौधे तो क्या दिलावा है, ये सब जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें सिर्फ विसरण, इसमें सिर्फ विसरण, जाइलम और विसरण के मदद से पानी नहीं पहुंच सकता। पेड़ में बहुत ज़्यादा जो ऊंची वाली, बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला जो पेड़ है वहाँ पर सिर्फ विसरण से और जाइलम के द्वारा वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता है। कहाँ पर, पत्तियों तक। तो उसके लिए एक जो हेल्प करने का काम करता है, कौन करता है, तो वो करता है वाष्पोत्सर्जन। कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या है, क्या कह रहा है, देखिए जल की रंध्र, रंध्र मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जिस तरह हमारा स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना निकलता है, उसी तरह पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना और ऑक्सीजन को निकलना, और ऑक्सीजन के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जो पानी होता है सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होकर निकलता है। तो वही कह रहा है कि जल की रंध्र के द्वारा हानि होती है, क्या चीज का, पानियों का, उसका प्रतिस्थापन, और वो जो पानी जो खत्म हो उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम, देखिए पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि हमारा पेड़ है, यहाँ पर रंध्र है, पत्ता है, उसमें हमारा छेद। जब यहाँ जब हमारा सूर्य लाइट आया, जब सन लाइट आया, सूर्य का जब रोशनी आया, तो यहाँ पर पड़ा सूर्य का रोशनी, और सूर्य का रोशनी पड़ने के कारण ये बहुत गर्म हुआ, बहुत गर्म हुआ। तो यहाँ पर जो जल है H2O है, H2O जो है वो क्या हो रहा है, जल जो है वो हमारा वेपर बनकर बाहर निकला। आज जब वेपर बनकर जब बाहर निकला तो वो जो खाली स्थान तो बचा ना, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए निश्चित ही
जाइलम में जो हमारा जल है वो उसको भरने के लिए जाता है, और जब भरने के लिए जाता है तो एक उसको ताकत मिल गया, मतलब फोर्स लग गया, जिसके कारण वो क्या होता है, पानी ऊपर तक पहुंचता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है बड़े बड़े पौधों में, वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है पानी को ऊपर तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक हमारा ग्लास है, ग्लास में अगर स्ट्रॉ डाल के अगर यहाँ से कोई जूस है, पानी है, अगर इसको खींचता है, कोल्ड ड्रिंक है, खींचता तो होता क्या है कि सब खींचते हो तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए पानी यहाँ से इसको धकेलता है ताकि आप वहाँ पर जाओ, और फिर ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर ऊपर स्ट्रॉम पर, नीचे से स्ट्रॉम पहुँच जाता है। सेम कंसेप्ट फॉलोड, सेम यही कंसेप्ट, सेम यही कहानी फॉलो होता है पेड़ पौधों में। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल वाष्पन के ऊपर उड़ा, जब वाष्पन के जब ऊपर उड़ा तो उस खाली जगह को भरने के लिए जाइलम में जो मौजूद जो जल है वो वहाँ पर जाकर भरता है, और वही उसको ताकत देता है, मतलब कि फोर्स लगाता है, जो कि बड़े बड़े पौधों में जड़ से पत्तियों तक खनिज तथा जल को पहुंचाने में मदद करता है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट यही है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें मिले खनिज लवणों को ऊपर मुखी गति में सहायता करता है। ऊपर मुखी मतलब कि ये हमेशा ऊपर ही जाता है, जल तो हमेशा ऊपर ही जाता है, इसलिए ऊपर मुखी का यूज किया गया है। तो आपने समझ गया फाइनली। अब एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं कि छोटे छोटे पौधों में आ गया काई हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसिस, या घास में, वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए हमारा विसरण विधि, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण विधि ही काफ़ी है, जिससे क्या होता है जड़ से लेकर उसके पत्तियों तक पानी पहुँचाने के लिए काफ़ी है। उससे थोड़ा बड़े पौधों में, मतलब मीडियम साइज के पौधों में सिर्फ विसरण पर्याप्त नहीं है। तो उसमें कौन कौन हेल्प करता है खनिज लवण और जल को ऊपर पहुँचाने में? तो उसमें हेल्प करता है पहला विसरण और दूसरा जाइलम। फ्लोएम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाइलम तथा विसरण की विधि के द्वारा वहाँ पर पत्तियों तक पहुँचता है पानी। और थर्ड में जो आता है, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पौधों में है, उसमें आपका 3 चीज़ जाता है। पहला विसरण भी है, जाइलम के द्वारा भी आता है, और थर्ड वाष्पोत्सर्जन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।